सुबह को पूरी तरह दिन भी नहीं निकला था कि रजब अली ने पाँव झिंझोड़कर जगा दिया। मेरे सामने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में खड़ा हुआ था। हजूर अनवर, सुबह हो गई है, सूरज निकलने को है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, मौसम इतना हसीन है कि बाहर निकलकर देखें तो रूह खुश हो जाए। इस मौसम में आप इतनी गहरी नींद सो रहे हैं, कभी सूरज को निकलते हुए भी देख लिया करें। क्या हो गया भाई, सुबह ही सुबह क्या मुसीबत नाजिल हो गई है तुझ पर? ज़रा मुंह हाथ धोइए, ये सल्फची मौजूद है और ये पानी तौलिया मेरे कंधे पर पड़ा हुआ है, यहीं फरागत हासिल कर लीजिए। वो देखिए सामने चाय के बर्तन सजे हुए हैं। उसने एक जानिब इशारा किया। बहुत ही हसीन बर्तनों में चाय रखी हुई थी। मैंने हैरानी से रजब अली को देखा और बोला, ये क्या ड्रामा है भाई? मैंने सोचा चीफ कि कभी कभी मेरी खिदमात भी तो हासिल किया करें आप दूसरों के रहमो करम पर पड़े रहते हैं। मैं मुफ्ती में आपका गुलाम बना हुआ हूँ, परेशान करने के सिवा और करता ही क्या हूँ। आज अपनी इन्हीं तमाम बातों को सोचकर मैंने ये सारा इंतज़ाम खुद किया है। लीजिए, बराहे करम मुँह हाथ धो लीजिए। रजब अली, इसके पीछे भी कोई राज है? नहीं चीफ, कोई ख़ास राज नहीं है। आपने जो जिम्मेदारियां मेरे सुपुर्द की थीं, बस उनका कुछ काम कर डाला है मैंने। हजम नहीं हो रहा था। अंदाज़ा था कि आप जागेंगे, इन लोगों के साथ नाश्ता वगैरह करेंगे और मुझे बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो असल बात यह है, चलो ठीक है, वैसे भी मेरी नींद पूरी हो गई है, अभी आता हूँ बाथरूम से। अरे कहाँ चीफ, बकवास मत करो, मैंने कहा। और कुछ देर के बाद मैं रजब अली के सामने आ बैठा। वो बड़े एहतमाम से मेरे लिए चाय बना रहा था। सामने ही कुछ और लवाजमात भी रखे हुए थे। मैंने उसे घूरते हुए कहा, ये कहाँ से उठा लाया? नहीं चीफ, इतनी सुबह तुम्हारी दुनिया के लोग ये एहतमाम नहीं करते, ये मेरी ज़ाती कोशिशें ही हैं। तुम अगर ये समझ रहे हो कि बराबर वाले घर से मैं ये नाश्ता उड़ा लाया हूँ तो चीफ ये गलत है। यकीन करो ये बिल्कुल गलत है। मैंने चाय की कुछ चुस्कियाँ लीं और फिर उससे पूछा, हाँ क्या तीर मारा है तूने जिसकी वजह से तुझे सुकून नहीं मिल रहा? चीफ यूं समझ लो तीर पर तीर मारे हैं। वो जो कहते हैं ना कि तीर पर तीर चलाओ। बहरहाल मैं अपने केस को आखिरी मराहिल में ले आया हूँ। अचानक इतनी जल्दी? हाँ चीफ, जब काम करना है तो फिर देर करने से क्या फ़ायदा? समझ रहा हूँ, सब कुछ समझ रहा हूँ। इस चक्कर को निपटा कर तू अमृतपाल सांगा के पीछे पड़ना चाहता है। चीफ देखो ना, हमारा काम क्या है? इंसानियत की खिदमत, इंसानों की मदद। इसके अलावा और है क्या हमारी ज़िंदगी में? जब यही सब कुछ करना है तो फिर हर एक काम जल्दी जल्दी निपटा देना चाहिए। अच्छा खैर ये बता, क्या मालूम कर क्या है? चीफ नंबर वन ये कि अपने पंडित जी महाराज यानी भूषण दास महाराज सही मायनों में कोई जादू के माहिर वाहिर नहीं है। अलबत्ता उन्होंने ढोंग ज़रा लंबा रचा रखा है। अपनी क्यामगाह के नीचे एक वसी तहखाना बना रखा है उन्होंने, और उस तहखाने में उनका जादू भंडार है। उस जादू भंडार में उन्होंने इंतज़ामात तो बड़े ज़बरदस्त कर रखे हैं, लेकिन उनमें कोई हकीकत नहीं, बस माल कमा रहे हैं। काला जादू वाला जादू नहीं जानते। पैसा कमाने के चक्कर में उन्होंने ये सारा खेल चला रखा है। दूसरी बात यह है चीफ कि इस सारे मामले में गोविंद दास वगैरह के पंडित भूषण दास जी बराबर के शरीक हैं और सारे काम से वाकफियत रखते हैं। अब इस वक्त चीफ पंडित जी सारे मामले को जल्द अज जल्द निपटा कर अमृतपाल सांगा के चक्कर में पड़ना चाहते हैं, क्योंकि सांगा एक बहुत बड़ी रियासत का राजा है और उसके पास से पंडित जी को लंबी रकम मिल जाने की उम्मीद है। चुनाचे ये बात पंडित जी ने चंद्र प्रकाश से भी कह दी है। नंबर 3 चीफ ये कि आपने जो कहानी उसे बदल कर सुनाई है उससे वो मशकूक हो गया है। मेरा मतलब है पंडित भूषण दास जी चंद्र प्रकाश से कह रहे थे कि उन्हें दाल में कुछ काला नजर आता है। उन्होंने चंद्र प्रकाश से कहा कि होशियार रहे। इस बात पर चंद्र प्रकाश बहुत परेशान हो गया है। उसने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ़ सा आदमी जो महाराज दीपक राय के दोस्त का बेटा बनकर आया है कोई गड़बड़ कर डाले। गड़बड़ ये कि निर्मल कुमारी से उसकी शादी हो और वो दौलत का मालिक बनकर बैठ जाए और सबसे पहले उन्हीं लोगों से निमट ले। फिलहाल यह खौफ चंद्र प्रकाश के ज़हन में बैठा हुआ है। चुनाचे अब शायद तरीकाकार कुछ बदल जाए। मेरा मतलब है बाप बेटे ने मिलकर जो ये तय किया था कि चूंकि चचा तो भतीजी से शादी नहीं कर सकता, किसी बुद्धू से नौजवान से निर्मल कुमारी की शादी करा दी जाए और इस तरह दीपक राय वगैरह को रास्ते से हटाकर दौलत पर कब्जा जमा लिया जाए। लेकिन चीफ अब उसके दिल में यह खौफ पैदा हो गया है कि कहीं आप ही उसका रास्ता ना काट दें। यार बड़ी गलती हो गई, और यह गलती बड़ी इस तरह भी गई कि चंद्र प्रकाश भी भूषण दास से मिल लिया। चीफ उनकी रोज़ाना खुफिया मुलाकातें होती हैं
और इस मौजू पर तबादला ख्याल होता है, लेकिन मेरा ये अंदाज़ा है कि अब भूषण दास कुछ न कुछ करके ही छोड़ेगा, क्योंकि वो अमृतपाल सांगा के चक्कर में पड़ना चाहता है। और अमृतपाल सांगा कहाँ है? एक बड़ी खूबसूरत इमारत में। राजा आदमी है, शायद ये इमारत उसी की मलकियत हो, या फिर आर्जी तौर पर उसे हासिल कर लिया हो। चूंकि भूषण दास जी ने उसे यहाँ काम करने के लिए कहा है, इसलिए वो इमारत में रुककर भूषण दास जी का इंतज़ार करेगा। वैसे चीफ, भूषण दास अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। मेरा ख्याल है अब हमें उससे डायरेक्ट डीलिंग करनी चाहिए। जी, डायरेक्ट डीलिंग कैसे करेंगे आप मिस्टर जिन? बस चीफ, इस बार तुम मुझे असिस्ट करो। आई एम सॉरी, माइंड मत करना। इस सिलसिले में मैं चाहता हूँ कि बैठकर प्लानिंग करूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं माइंड करूँगा, मगर क्या करना चाहता है मुझे बता। इस सिलसिले में चाहता हूँ कि बैठकर प्लानिंग करूँ। बैठ जाओ, मैंने कहा और रजब अली हंसता हुआ बैठ गया। मैं दिलचस्पी से उसकी सूरत देख रहा था। वो किसी मुफक्किर की तरह सोच में डूबा हुआ था और मुझे उसकी सूरत देखकर हंसी आ रही थी। कहने लगा, नहीं चीफ, वाकई हंसने की बात नहीं है, अब कुछ कर डालना चाहिए। कोई ऐसा मौसर मंसूबा बनाना होगा जिससे यह झगड़ा जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए। ज़रा मुझे पैड और कलम देना। मैं एक बार फिर हंस पड़ा। मैंने पैड और कलम उसे दे दिया। इंग्लिश में लिखोगे या उर्दू में? मैंने उसे सवाल किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। पुरख्याल अंदाज में कागज़ पर कलम चलाता रहा और जब खासी देर गुजर गई तो मैंने कलम और कागज़ उसके हाथ से छीन लिए। कागज़ पर उल्टी सीधी लकीरें बनी हुई थीं। मैं उन लकीरों को देखकर कहके लगाने लगा तो रजब अली ने कहा, असिस्टेंट, एहतराम मलहूज़े खातिर रखो। यस सर, यस सर, मैंने उससे कहा और वह चौंक कर मुझे देखने लगा। फिर अजीब से भौंडे अंदाज में शर्मा कर उसने दांतों में उंगली दबा ली। ये क्या हो गया? मैंने चौंक कर कहा। चीफ, मुझे सर कह रही हो तुम? वो बदस्तूर शर्माए हुए अंदाज में बोला। भाई, असिस्टेंट हो तुम्हारा, बड़ा अच्छा लग रहा है चीफ, कभी कभी कह दिया करो ना। वो बोला और मैंने पैड उसके सर पर मारते हुए कहा, क्या लिखा है ये? चीफ, मेरी लैंग्वेज है, आप इस पर क्यों एतराज़ कर रही हैं? अबे ये लकीरें बनाई हैं तूने, क्या लिखा है इनमें? कमाल है चीफ, ये लकीरें मुकम्मल याददाश्त हैं। देखो ये लकीर, मैंने इसमें तहरीर किया है कि हमारे मंसूबे का पहला हिस्सा पंडित भूषण दास के जादू भंडार में गड़बड़। क्या मतलब? पंडित जी उस जादू भंडार से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और मेरा दावा है चीफ कि वो अमृतपाल सांगा के ख़ानदान को उस जादू भंडार तक ज़रूर ले जाएंगे ताकि उन लोगों पर ज़रा रोब डाल सकें और अपना मुस्तकबिल संवार सकें। तो ये पहली लकीर मेरे मंसूबे का पहला प्लान है जो मैंने तहरीर कर लिया है, यानी जादू भंडार में गड़बड़। और अब इस दूसरी लकीर को देखो, ये है मोनिका जोन्स। मोनिका जोन्स? मैं हंस पड़ा। हाँ चीफ, 100% मोनिका जोन्स। इस लकीर में क्या तहरीर है? इसकी तहरीर सस्पेंसफुल है, इसीलिए सिगार राज में है। जो कुछ होगा निगाहों के सामने आ जाएगा। और ये तीसरी लकीर? मैंने एक लकीर की जानिब इशारा करते हुए कहा, चीफ ये तुम्हारे लिए प्रोग्राम है। मेरे लिए क्या प्रोग्राम है? पंडित भूषण दास से तुम्हारी दूसरी मुलाकात होगी और तुम खुद उससे जाकर मिलोगे। चुनाचे तुम्हें कल शाम को पंडित भूषण दास के पास जाना है। उसके बाद हमारे आगे का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। यार रजब, पता नहीं क्या चक्कर चलाना चाहता है तू, कहीं किसी मुसीबत में ना डाल देना। चीफ, और ये आखिरी लकीर बस ये समझ लें, ये मौत की लकीर है। किसकी मौत की? बहुत सौ की चीफ। अब मैं उनके नाम क्या गिनवाऊं तुम्हें? नहीं, कोई कत्लो गारत गरी नहीं करनी हमें, किसी को जानी नुकसान नहीं पहुंचाना। अम्मा कमाल करते हो, मेरी बातों को हमेशा गलत समझ लेते हो। मुझे क्या गर्ज पड़ी है किसी को ज़िंदगी से महरूम करने की? मौत के मुख्तलिफ मतलब होते हैं। क्या ज़रूरी है कि किसी की गर्दन काटने ही को मौत कहा जाए? अच्छा, तू किसी और की मौत की बात कर रहा है? हाँ चीफ, जब इंसान का अपना सारा मंसूबा खाक में मिल जाता है, जब उसकी सारी आर्ज़ुओं पर पानी पड़ जाता है, तो उसके लिए दुनिया तारीख हो जाती है। और दुनिया तारीख हो जाने का मतलब मौत है। मैं उस मौत की बात कर रहा हूँ। और तुम जानते हो ये मौत किसे आएगी? गोविंद दास और उसके बेटे चंद्र प्रकाश को। वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन प्लान क्या है? असिस्टेंट, अपनी हदूद से आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। यस सर, यस सर, मैंने गर्दन झुका कर कहा और रजब अली उसी मस्खरेपन से शर्माने लगा। मेरे हलक से लातादाद कह के आज़ाद हो गए। बहरहाल मज़े की ज़िंदगी गुजर रही थी। रजब अली के कहने पर अमल करने में कोई हर्ज नहीं था। चुनाचे दूसरे दिन तयशुदा मंसूबे के मुताबिक मैं पंडित भूषण दास के पास पहुंच गया। मंदिर के बैरूनी हिस्से में बैठे किसी का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे देखकर चौंके। उसके बाद पुरखलाक अंदाज में मुझसे मिले। कहने लगे,
आओ बैठो मेरे पास। मैं तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे सकूंगा। तुमसे कुछ मालूम करना चाहता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि सच बोलोगे। जी महाराज, वादा करता हूँ जो कहूँगा सच कहूँगा, और फिर भला आपसे झूठ बोल सकता हूँ मैं। चरब जुबानी से काम मत लो, मुझे बताओ तुम कौन हो। मेरा नाम अमरनाथ है महाराज, और इसमें कोई झूठ नहीं है। और तुम्हारे पिताजी का नाम कबीर नाथ। जी महाराज, मगर तुमने जो कुछ बताया था वो तो गलत है। नहीं महाराज, बस यूँ समझ लीजिए कि यहाँ अपना ठिकाना बनाने के लिए मुझे ये बताना पड़ा कि मेरे पिता कबीर नाथ जी मर चुके हैं। तुम्हारी बातों पर मुझे अब भी शक है। ऐसा करो, 2-3 दिन सोच लो, गौर कर लो, उसके बाद मुझे असल बात बता देना। असल बात कोई हो तो बताऊं महाराज। मैं तो बस शोभना देवी के लिए आपके पास आया हूँ। बहुत निराश हैं वो, उनकी आस टूटी जा रही है। अगर आप उनके लिए कुछ कर दें तो अच्छा है, पता ही चल जाए कम से कम कि उनके औलाद का क्या हुआ। सुनो अमरनाथ या अमर सिंह, जो कुछ भी तुम्हारा नाम है, यहाँ आराम से रहते रहो। यूँ समझ लो यहाँ तुम्हारा जीवन हमेशा शांत रहेगा। अगर अपने तौर पर कुछ करना चाहते हो तो भूल कर भी उसके लिए कोशिश मत करना। ये खानदान मेरी निगरानी में है और मैं उस खानदान को कोई नुकसान नहीं पहुंचते देख सकता। अगर कोई बुरा इरादा मन में रखते हो तो उसे मन से निकाल दो। मेरे जीते जी उसमें कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। हाँ, ये दूसरी बात है कि मुझसे मिलकर बहुत कुछ पा सकोगे, और फिर फैसला तो मेरे हाथ में होगा। अगर दौलत ही आवश्यकता है तो मुझसे ज़्यादा दौलत तुम्हें और कोई नहीं दिलवा सकेगा। अभी तो ये देखेंगे हम कि हमें आगे क्या करना है। चंद्र प्रकाश और गोविंद अपना अपना खेल खेल रहे हैं। हमारा अपना खेल उससे अलग भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि तुम सच्चे मन से हमारा साथ दो। मन की जो बात है मन में ही रखो। अभी एक परिवार आया हुआ है, बड़े बेचैन हैं बेचारे। हो सकता है मुझे जल्द अज जल्द उनके साथ जाना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो इस खेल को कुछ दिन के लिए रोक देंगे हम, और बाद में जब मैं वापस आऊँगा तो खेल वहीं से शुरू कर देंगे जहाँ रोक कर जा रही हैं। शर्त यह है कि मन की बात ना तुम दीपक राय को बताओगे और ना चंद्र प्रकाश या गोविंद को। तुम अगर समझदार आदमी हो तो हालात खुद तुम्हारी समझ में आ गए होंगे ना। समझ जाओ तो बस इतना करो जितना मैं कह रहा हूँ। एक वादा करता हूँ तुमसे कि जो कुछ होगा उसमें तुम्हें इतना कुछ मिल जाएगा कि तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। मैं पंडित भूषण दास को देखने लगा, और कोई बात नहीं हो पाई थी उनसे कि फिर मैंने उस खानदान को इसी तरफ आते हुए देखा। आगे आगे अमृतपाल सांगा थे, साथ में उनकी धर्मपत्नी अमृता, फिर वो तीनों क़यामतें जो आज एक और नए रंगों रूप में थीं और इतनी हसीन नजर आ रही थी कि इंसान वाकई दीवाना हो जाए। मुझे यकीन था कि रजब अली मुझसे दूर नहीं होगा, और उस वक्त अंदर ही अंदर वो जिन कैफियत से गुजर रहा होगा उसे सोचकर भी हंसी आती थी। बहरहाल भूषण दास ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और मुझसे बोले, जाओ अब तुम चले जाओ, मैं खुद तुम्हें बुलाऊंगा। जो हदायत मैंने तुम्हें दी हैं उन्हें याद रखना। मैं हाथ जोड़कर झुका तो अमृत सांगा ने कहा, जी महाराज, हमारे लिए क्या हुक्म है। असल में हम यहाँ से हरिद्वार जाना चाहते हैं, वहाँ की यात्रा भी हमारे मन में है। बेहतर नहीं होगा अमृतपाल महाराज, आइए मैं आपको अपने करम भंडार में ले चलूँ। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि किसने आपके लिए क्या क्या किया है, और इसके बाद मैं देखूंगा कि आपके दुश्मनों को क्या नुकसान पहुंचा सकता हूं और आपको दुश्मनों की मुसीबत से किस तरह निजात दिला सकता हूं। जो आज्ञा महाराज, अमृतपाल सांगा ने कहा। उसी वक्त भूषण दास ने मुझे देखा और बोले, अरे तुम अभी गए नहीं? मैंने कहा ना जाओ, बाद में तुमसे बात करूंगा। इस समय मेरे मेहमान मेरे पास आए हैं, देखते नहीं हो। मैं गर्दन झुकाकर वापसी के लिए मुड़ा। मंदिर के दरवाजे से बाहर निकला ही था कि रजब अली मेरे सामने आ गया। दांत पीस कर बोला, और तुम वापस चल पड़े असिस्टेंट। सर, मुझे क्या करना चाहिए? आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक जगह लिए चल रहा हूँ। मगर कहाँ? ये देखो, मेरे हाथ पर देखो। रजब अली ने अपना हाथ मेरी आंखों के सामने किया और फिर मेरी आंखों पर ही रख दिया। मैंने नागवारी से गर्दन पीछे हटाई और उसे घूरता हुआ बोला, ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरी आंखें क्यों ढक लीं? असिस्टेंट, इस वक्त तुम्हें मेरा अदब और एहतराम करना होगा। मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसे गौर से देखो और जल्दी से इस बड़ी अलमारी के पीछे चले जाओ। क्या? मैंने चौंक कर इधर उधर देखा। एक लम्हे में यह एहसास हुआ था कि माहौल बदल गया है और यह मंदिर के दरवाजे के सामने का हिस्सा नहीं है। हैरानी से चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं तो एक लम्हे के लिए रोंगटे खड़े हो गए। एक अजीब सा हॉलनुमा कमरा था जो बड़ी वुसअतों में फैला हुआ था। उसमें लातादाद इंसानी ढांचे खड़े हुए थे। कई बड़ी बड़ी अलमारियां थीं जो कदीम तर्ज की बनी हुई थीं। उन अलमारियों के ऊपरी हिस्से पर इंसानी खोपड़ियां रखी हुई थीं।
एक तरफ एक बड़े से बैल का ढांचा खड़ा हुआ था। ऐसी अजीबोगरीब अशिया यहाँ मौजूद थी जिन्हें देखकर एक खौफ का एहसास दिल में बेदार हो जाए। मध्यम सी रोशनी पूरे हॉलनुमा कमरे में फैली हुई थी। खोपड़ियों के मुंह से बाज जगह यह रोशनी खारिज हो रही थी। बाज खोपड़ियों के जबड़े हिल रहे थे, बाज साकित थी। एक बहुत ही बड़ा भूत घर मालूम होता था ये। मैंने फटी फटी आंखों से रजब अली को देखा तो उसने हकीमाना अंदाज में आंखें बंद करके गर्दन हिलाते हुए कहा, महाराज भूषण दास का करम भंडार, जादू का वो गढ़ जहां से महाराज भूषण दास अपने काले जादू से दूसरों को मरूब करते हैं। जगह तो बड़ी खौफनाक है, मगर तू मुझे यहाँ कैसे ले आया? तुम्हारी आंखों पर हाथ रखकर। मगर मैंने तो एक कदम भी नहीं आगे बढ़ाया। ये आपके इस खादिम का कमाल है चीफ, जो इस वक्त आपका चीफ है। असिस्टेंट सवालात करके वक्त ज़ाया मत करो। अभी थोड़ी देर के बाद पंडित भूषण दास महाराज उस खूबसूरत खानदान को लेकर यहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं तो खैर उन्हें कभी नज़र नहीं आऊँगा, लेकिन तुम्हें इस अलमारी के हकम में हर चीज़ का नज़ारा करना है। और सुनो असिस्टेंट, किसी बात में दखल अंदाजी मत करना। इस वक्त तुम्हें इसके इख्तियारात बिल्कुल हासिल नहीं हैं। अगर कोई चीज़ दिमाग से ना उतरे तो उसे बर्दाश्त करना। हाथ जोड़कर कहता हूँ असिस्टेंट। रजब अली ने दोनों हाथ जोड़कर लजाजत से कहा। उसी वक्त बाहर कदमों की चाप सुनाई दी और मैं हंसता हुआ अलमारी के पीछे चला गया। रजब अली के लिए भला इंसानों की निगाहों से ओझल हो जाना कौन सी बड़ी बात थी। मैं भी अलमारी के पीछे महफूज था और मुझे यकीन था कि इस तरफ किसी का आना नहीं होगा। जगह ही ऐसी थी जो आम इस्तेमाल के लिए नहीं थी। अलबत्ता मैं यहाँ बआसानी बाहर झांक सकता था। कुछ ऐसी ही आड़ थी इस जगह पर। सबसे पहले महाराज भूषण दास बड़े पुरवकार अंदाज में चलते हुए अंदर दाखिल हुए। उसके बाद मैंने दूसरे लोगों को अंदर आते हुए देखा। अमृतपाल सांगा सबसे आगे थे। उनके पीछे उनके वो दोनों खास मुलाजिम जो हमेशा ही गणेश पाल को संभाले रहते, फिर रानी अमृता और तीनों बेटियां। लेकिन अंदर आते ही सबके हलक से हल्की हल्की आवाज़ें निकल गईं। वो सब इस भयानक माहौल से खौफजदा हो गए थे। उन्हें खौफजदा होना ही चाहिए था। जो कुछ भूषण दास ने यहाँ बना रखा था वो बड़े बड़ों का पित्ता पानी करने के लिए काफ़ी था। इस माहौल में वो सब बुरी तरह सहमे हुए नजर आ रहे थे। तब भूषण दास महाराज की करजदार आवाज़ उभरी, नहीं महाराज अमृतपाल सांगा, ये मेरा करम भंडार है और ये सारे के सारे मेरे वीर धीर और पदम मेरी हदायत पर चलते हैं। ये सब मेरे लिए काम करते हैं। आप में से किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इन सब का धर्मदाता हूँ। आइए बैठ जाइए। वहाँ नशिस्तें पड़ी हुई थीं। सब सहमे सहमे से उन पर जा बैठे। सांगा के मुलाजिम सबसे ज़्यादा खौफजदा थे। उस पथराए हुए नौजवान को भी एक जगह बिठा दिया गया। फिर भूषण दास जी आगे बढ़े। उन्होंने एक छोटी सी तपाई गणेश पाल के सामने रखी, फिर वहाँ से पीछे हटे और एक खोपड़ी अपनी जगह से उतार कर ले आए। ये खोपड़ी उन्होंने तपाई पर रख दी और इसके बाद वो तपाई के अकब में पालती मारकर बैठ गए। उनकी आंखें चंद लम्हात के लिए बंद हो गईं। माहौल पर एक पुरस्कार सन्नाटा तारी हो गया। कुछ देर के बाद भूषण दास जी ने आंखें खोलकर कहा, महाराज अमृतपाल सांगा, तुम्हारे बेटे गणेश पाल के साथ जो कुछ हुआ है वो इतना बड़ा है कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये सब तुम्हारे दुश्मनों का किया धरा है और उसे ख़त्म करने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा उसमें जान जोखों का खतरा है। मामूली बात नहीं है। इसके बदले में तुम्हें इतना कुछ करना पड़ेगा महाराज कि पहले तुमसे इस बारे में बात कर लेना ज़रूरी है। पंडित भूषण दास जी, आप महान पुरुष हैं। मैं जानता हूँ कि आपको माया का लोभ नहीं है, लेकिन जहाँ तक लेन देन का मामला है मुंह भर दूंगा मोतियों से आपका। मेरा बेटा ठीक हो जाए। 3 बहनों का इकलौता भाई है, मेरे सब कुछ का वारिस। जब यही ना रहा तो मेरे पास जो धन दौलत है उसका मैं क्या करूँगा? महाराज जितना आप कहेंगे मैं आपको दे दूंगा, आप उसकी चिंता ना करें। वो बात तुमने खुद कह दी अमृतपाल सांगा, जो हम अपने मुंह से कहना चाहते थे। यहाँ ये सच है कि हमें संसार में माया का लोभ नहीं है। हम क्या करेंगे धन दौलत का, लेकिन संसार वासियों में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो धन दौलत ना होने से जीवन से दूर हो गए हैं। हम पर यह फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी सहायता करें, हर तरह से उनकी मदद करें। अमृतपाल सांगा जी, आपने जो वादा किया है वो आपको पूरा करना होगा। गणेश पाल ठीक हो जाएगा। जय भगवान, जय भगवती। अगर ऐसा हो जाए महाराज तो मैं आपसे कह चुका हूँ कि मेरे पास जो कुछ है गणेश ही का है। इसके लिए हमें आपके दवार आना पड़ेगा। जुग जुग आए महाराज। मुझे ये बताएं, मैं हर दवार यात्रा करूं या नहीं? अब ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ से आप सीधे घर जाएंगे। हम रियासत सांगापुर पहुँच जाएंगे। यहाँ हम अपने वीर वासियों से मालूमात हासिल कर लेंगे
कि उसे क्या कष्ट है और वो कौन लोग हैं जो उसके जीवन के दुश्मन बन गए हैं। आप इसकी तो बिल्कुल चिंता ही ना करें महाराज। आप जितने महान हैं हमने अपनी आंखों से देख लिया। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, रानी अमृता ने हाथ जोड़कर कहा। और भूषण दास ने 2 इंसानी हड्डियां उठा ली, फिर उसे खोपड़ी पर घुमाने लगे और साथ ही साथ भयानक आवाज में कोई मंत्र पढ़ने लगे। मैं ये सारा दिलचस्प खेल देख रहा था। खोपड़ी सामने ही रखी हुई थी। भूषण दास ने थोड़ी देर तक मंत्र और जाप पढ़े और फिर दोनों हड्डियों से खोपड़ी का सर बजाते हुए बोले, तुझे मालूम है गणेश पाल का दुश्मन कौन है? मेरे कान में चुपके से जवाब दे। भूषण दास ने एक बार फिर हड्डी खोपड़ी पर मारी और अचानक ही खोपड़ी के मुंह से आवाज निकली, अबे इतनी जोर से क्यों मारता है? क्या खोपड़ी फाड़ेगा मेरी? भूषण दास ने हैरत से इधर उधर देखा और फिर आंखें फाड़कर खोपड़ी को देखने लगा। वो किसी कदर बौखला से गए थे। सर में गोम है, जरा देख तो सही ही हाथ लगाकर, बड़ा बना फिरता है साधु, खोपड़ी ने गुस्सीले लहजे में कहा। और भूषण दास महाराज अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उधर सामने बैठे हुए लोगों पर थरथराहट तारी हो गई और वह भूषण दास जी से बहुत ज्यादा मुतासिर नजर आ रहे थे। जुमले पता नहीं उन्होंने सुने या नहीं। खोपड़ी का बोलना ही ऐसी बात थी कि वो हैरान रह गए, लेकिन उनसे ज्यादा हैरान खुद महाराज भूषण दास थे। वो बौखलाए हुए नजर आ रहे थे। चंद लम्हात इसी तरह खड़े रहे, फिर उन्होंने खोपड़ी की जानिब हाथ बढ़ाया तो खोपड़ी उसीले लहजे में बोली, बस अब हाथ मत लगाइयो वरना तेरी खोपड़ी भी इसी जगह सजा दूंगा। भूषण दास कई कदम पीछे हट गए। फिर अचानक ही एक ढांचा अपनी जगह से हिला और कबड्डी कबड्डी कहता हुआ भूषण दास की जानिब लपका। भूषण दास बुरी तरह पीछे हटा और उस तपाई से उलझकर गिरते गिरते बचा जिस पर खोपड़ी रखी हुई थी। ढांचा भूषण दास के सर पर हाथ मारकर दूसरी जानिब निकल गया। भूषण दास बुरी तरह पलटा और ढांचे को आंखें फाड़ कर देखने लगा, लेकिन तभी दूसरा ढांचा नीचे उतर आया और फिर 5-6 ढांचे मिलकर भूषण दास के साथ कबड्डी खेलने लगे। वो कबड्डी कबड्डी कहते हुए आते और भूषण दास को एक जोरदार थप्पड़ रसीद करके दूसरी जानिब निकल जाते। कॉर्नर्स और दूसरे स्टैंड्स पर रखी हुई खोपड़ियों ने अपनी जगह छोड़ दी और फिजा में तैरने लगी। इससे ज्यादा अमृतपाल सांगा और उनके साथी बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। लड़कियां बुरी तरह चीखने लगी थीं और मुलाजिम भी उनके साथ साथ ही आवाजें मिला रहे थे। फिर सारे के सारे उठकर दरवाजे से बाहर भाग गए। मुलाजिमों ने बड़ी मुश्किल से पथराए हुए नौजवान को संभाला। ढांचे उनकी जानिब मुतवज्जा नहीं हुए, लेकिन भूषण दास की शामत आ गई। मेरे लिए कह के रोकना मुश्किल हो रहा था और मुझे ये खौफ था कि या तो मेरे पेट में शदीद दर्द हो जाएगा या फिर मेरी आवाज़ भूषण दास के कानों तक पहुंच जाएगी। ये सारा किया धरा रजब अली ही का था। सारे ढांचे मुतहर्रिक थे और भूषण दास की हालत खराब हुई जा रही थी। पहले वो कबड्डी खेलते रहे, इसके बाद उन्होंने रक्स करना शुरू कर दिया। वो भूषण दास के गिर्द चक्कर लगा रहे थे और भूषण दास उनके बीच में चकरा रहा था। उसकी आंखें चढ़ी जा रही थीं, बदन खौफ से कपकपा रहा था। ये बात रजब अली ने मालूम कर ली थी कि महाराज भूषण दास काला जादू वगैरह कुछ नहीं जानते। बस उन्होंने हड्डियां और ढांचे जमा करके एक खौफनाक जगह बना रखी है और इसी से लोगों पर रोब डालते हैं। इस वक्त इस बात की तस्दीक पूरी तरह हो गई। अच्छी खासी मुरम्मत कर रहे थे ये ढांचे उनकी। फिर एक ढांचा उनके बिल्कुल मुकाबिल आ गया और भूषण दास से बोला, लड़ोगे? भूषण दास के मुंह से कपकपाई हुई आवाज़ निकली, लेकिन ढांचे ने फिजा में बुलंद होकर एक फ्लाइंग किक भूषण दास के मारी और शायद उसका अच्छा खासा वजन उनके सीने पर पड़ा। हालांकि खुद भी पहलवान टाइप के आदमी थे, लेकिन उस वक्त खौफ से बुरी तरह बदहवास हो रहे थे, इसलिए नीचे गिर पड़े। फौरन ही एक ढांचा रेफरी बनकर उनके करीब पहुंचा और हाथ हिला हिलाकर गिनती गिनने लगा। फिर उसने बाल पकड़कर भूषण दास को उठाते हुए कहा, अबे कुश्ती लड़, 1 मिनट में लंबा हो गया। भूषण दास के हलक से दिल दोस्त चीख निकली थी। सामने खड़े हुए ढांचे ने उनके पेट में घुंसा मारा और भूषण दास औंधे हो गए। दूसरा घोंसा उनके जबड़े पर पड़ा और वह फिर नीचे लेट गए। रेफरी ने एक बार फिर उनके बाल पकड़े और उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। भूषण दास बुरी तरह बदहवास हो रहे थे और अब उनके मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकल रही थीं। हे भगवान, मर गया, बचाओ भगवान, मार डाला मार डाला, अरे तुम्हारा सत्यानाश, मेरे, अरे मेरे। बमुश्किल तमाम रजब अली ने उनका पीछा छोड़ा। वो भी उस वक्त जब भूषण दास तकरीबन नीमजान हो गए और नीमगशी के आलम में थे। कोई बड़ी चोट तो खैर उनके नहीं लगी, लेकिन ढांचों ने जो उनकी मुरम्मत की थी उसी ने उन्हें बदहाल कर दिया। यहाँ तक कि उनकी आंखें बंद हो गईं। गालिबन वो बेहोश हो गए थे। जब बिल्कुल ही खामोशी तारी हो गई और ढांचे अपनी अपनी जगह जाकर खड़े हो गए, खोपड़ियों की परवाज रुक गई तो मैं अपनी जगह से निकल आया।
मैंने गुस्सीले लहजे में रजब अली को पुकारा। चीफ हाजिर है असिस्टेंट। रजब अली ने मेरे सामने आकर सीने पर हाथ रखकर झुकते हुए कहा, चल निकल चल यहाँ से, बस निकल चल यहाँ से। तूने जो कुछ किया है वो अच्छा नहीं किया। सॉरी असिस्टेंट, सॉरी, वेरी सॉरी। तुम्हें चीफ का एहतराम करना चाहिए। चलो, वरना मैं अच्छी तरह एहतराम कर लूँगा तुम्हारा, मैंने कहा और रजब अली ने गर्दन हिलाई। फिर बोला, आइए चीफ। वैसे वो लोग भाग तो गए। मेरा ख्याल है अमृतपाल सांगा आइंदा भूषण दास की जानिब रुख नहीं करेंगे। उन्होंने उन्हीं के वीरों और पद्मों से उनकी पिटाई देख ली है। चुनाचे भूषण दास का खेल तो यहाँ खत्म हो जाता है। बाहर निकल बस, अब यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। नहीं असिस्टेंट, डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा चीफ तुम्हारे साथ है, आओ, रजब अली ने अकड़कर चलते हुए कहा और मैं उसके साथ बाहर निकल आया। इसके बाद हमने मंदिर छोड़ दिया। अमृतपाल सांगा और उसके खानदान का कहीं पता नहीं था। रजब अली कहने लगा, अब आप चीफ और मैं असिस्टेंट। मेरा मतलब ये कि मैं आपका गुलाम। आप यूं कीजिए कि अपने घर जाइए, मैं ज़रा देख कर आता हूँ मेरी फैमिली खैरियत से पहुंची या नहीं। तेरी फैमिली? सॉरी चीफ, मेरा मतलब है आखिर उन लोगों से मेरा जहनी अटैचमेंट है। मेरे साथ चलो। चीफ प्लीज़ देखो, अब ऐसे मामलात में तो गड़बड़ ना किया करो। हमारे तुम्हारे दरमियान एक मुआहदा है ना, मैं किसी बुरे जहन से किसी का ताकुब करता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम भी मुझ पर एतबार करते होगे। बस अभी आया थोड़ी देर में, ज़रा ये देखाऊँ वो खैरियत से पहुँच गई या नहीं। बच्चियों के डर जाने का खतरा है ना चीफ। यहाँ जो कुछ हुआ है जाहिर है मामूली नहीं है। अगर वो डर रही हों तो फिर मैं उन्हें ज़रा तसल्ली दे आऊँ। देखाओ, ज़्यादा गड़बड़ मत करना, जल्दी से वापस आ जाना। ये गया और ये आया चीफ। तुम घर पहुँचो, जब भी तुम मुझे आवाज़ दोगे मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँगा। मैं वहाँ से चल पड़ा। चेहरा सुर्ख हो रहा था मेरा। कमबख्त ने जो कुछ किया था वो बड़ा ही सितम ज़रीफ़ाना था। भूषण दास की अच्छी खासी दुर्गत बना डाली थी उसने, लेकिन एक तरह से अच्छा ही हुआ। उस शख्स ने पता नहीं कितने लोगों को धोखा दिया होगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह थी कि एक ख़ानदान को उसने सूली पर लटका रखा था। अगर रजब अली का मामला दरमियान में ना होता तो मैं भूषण दास को अपने ट्रांस में लेकर उससे ये मालूम करता कि वो सरजीत राय और उसकी बीवी बच्ची के बारे में क्या जानता है। लेकिन बस रजब अली की तफरीहात चल रही थीं। कहीं ऐसा न हो कि उन तफरीहात में इन लोगों को कोई ख़तरा पेश आ जाए। पता नहीं बेचारे जिंदा भी छोड़े गए हैं या नहीं। यही बात अब मुझे चंद्र प्रकाश और गोविंद से मालूम हो सकती थी। मैंने फैसला कर लिया कि आज जब रजब अली मेरे पास पहुंच जाएगा तो मैं उससे आखिरी गुफ्तगू करूंगा। यहाँ के हालात बिल्कुल नॉर्मल थे। कोई ऐसी खास बात नहीं थी जिसमें कोई तब्दीली रूनमा हुई होती। अलबत्ता शोभना देवी मेरे पास पहुंच गईं। चेहरा हसरत व यास की तस्वीर बना हुआ था। कहने लगी, महाराज ने अभी तक और कुछ नहीं किया। आपने वो कीलें गाड़ दी चाची जी? मैंने सवाल किया। हाँ, सब कुछ कर दिया है, पानी भी डाल दिया है। एक बात कहूँ तुमसे? हाँ हाँ ज़रूर कहिए, पूछने की क्या ज़रूरत है। रात को सरजीत राय मेरे सपने में आया था। मुझसे कहा था कि माता जी मेरे लिए चिंता न करना, मैं जीता हूँ और भगवान ने चाहा तो तुमसे आ मिलूँगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आपको इतनी परवाह करनी भी नहीं चाहिए चाची जी। आप देख लीजिए, सपने में आपको सरजीत राय ने खुद बता दिया कि वो जीता है और आपके पास पहुँच जाएगा। लेकिन फिर भी मेरा मन कहाँ मानता है। हर लम्हे दरवाजे पर आंखें लगी रहती हैं, आहटों पर कान लगे रहती हैं। ना जाने दिल में क्या क्या ख्यालात आती हैं। सोचती हूँ कि अचानक ही वो घर में दाखिल होगा और कहेगा, माता जी मैं आ गया। हे भगवान, क्या कभी ऐसा हो सकता है? ऐसा बहुत जल्द होगा चाची जी, आप भगवान पर विश्वास रखिए, मैंने कहा और शोभना देवी ने आंखें बंद करके गर्दन हिला दी। जो कुछ हुआ था उसे याद करता तो हंसी के मारे पेट दर्द करने लगता। बड़ा सितम ज़रीफ था रजब अली। उसने तो ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी थी कि अब खुद महाराज भूषण दास के मंदिर छोड़कर भाग जाने के इम्कानात थे। ये सब कुछ बहुत दिलचस्प चल रहा था। हालांकि मैं इससे मुत्तफिक नहीं था। मेरी राय थी कि अब इस खेल को ख़त्म कर दिया जाए। कम अज़ कम ये तो पता चल सके कि सरजीत राय और उसकी बीवी बच्ची का क्या हुआ। कहीं ऐसा ना हुआ हो कि उन लोगों ने उसे कत्ल कर दिया हो। कम अज़ कम मैं शोभना देवी की वो कैफियत नहीं देख सकूंगा जो इस इत्तला से उसे होगी। बहरहाल माँ थी, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन यह सदमा उसके लिए कितना जान का हो सकता है। रात को रजब अली को तलब कर लिया, एक लम्हे में हाजिर हो जाता था। मेरे सामने आया और हंस पड़ा। मैं उसे गुस्सीली निगाहों से देखने लगा। फिर मैंने कहा, देखो रजब अली, मैंने तुम्हारी बहुत बात मान ली, अब तुम हद से बढ़ रहे हो। मैं अब इस मामले को फ़ौरन ख़त्म कर देना चाहता हूँ।
चीफ, मैंने तो इसमें कभी टांग नहीं अड़ाई। मेरा मतलब है चीफ कि मैं खुद भी अब बहुत ज़्यादा इस मसले को नहीं खींचूंगा। बस एक आध दिन और उसके बाद हमें अपने काम का आगाज़ करना है। I mean, अमृतपाल सांगा। अभी तो वो लोग हरिद्वार जा रही हैं। ये हरिद्वार क्या चीज़ है चीफ? हिंदुओं की एक तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा व्हाट मीन्स? अबे ओ इंग्लिश था। वो इन लोगों की एक ज़ियारत का है। यस ज़ियारत का। तो चीफ अमृतपाल सांगा अब दोबारा कभी भूषण दास की तरफ रुख नहीं करेगा। सारे के सारे दहशत ज़दा है, लेकिन इस बात पर हैरान भी कि भूषण दास के वीरों और वीरों ने उसके साथ कबड्डी कैसे खेली। यार तू बड़ा शरीर जिन है। थैंक यू चीफ, थैंक यू। मगर एक बात, अब मैं इस सिलसिले में तेरी एक नहीं चलने दूंगा। बआसानी गोविंद और चंद्र प्रकाश से ये मालूम कर लूँगा कि उन्होंने क्या खेल खेला है, सरजीत राय और उसकी बीवी का उन्होंने क्या किया। ये सारी मालूमात हासिल करने के बाद अगर वो जिंदा सलामत हैं तो उन्हें बरामद कर लूँगा, और अगर बेचारे मर चुके हैं तो फिर इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाकर खामोशी से यहाँ से निकल जाऊँगा। बस मैंने ये फैसला कर लिया है और अब इस सिलसिले में तेरी एक भी नहीं सुनूंगा। सॉरी चीफ, सॉरी। वैसे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ऑलवेज कीप योर वर्ड्स। ये ज़रूरी है चीफ। हैं? यस चीफ, बिल्कुल ठीक है। आप मुझे मेरा काम करने दें, क्योंकि आपने इसका वादा किया है। लेकिन कब तक? तुम कब तक अपना ये काम कर लोगे? बस यूँ समझ लो चीफ कि कल या परसों तक मुकम्मल हो जाएगा। 2 दिन दे रहा हूँ तुम्हें। तीसरे दिन से तुम्हारी उजारादारी ख़त्म हो जाएगी। ओके चीफ, ओके। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, लेकिन शर्त यही है कि मुझे मेरा खेल खेलने दें और उसमें मदाखलत ना करें। अब क्या खेल खेलना है तुझे? चीफ, खेल तो शुरू हो चुका है। बेचारे भूषण दास की जो दुर्गत बनी है आपको पसंद आई होगी। ये दोनों बाप बेटे क्यों बचेंगे? कौन? मेरा मतलब है गोविंद दास और चंद्र प्रकाश। क्या करेगा उनके साथ? कल नाश्ते की मेज़ पर, रजब अली ने कहा और शाने हिलाकर खामोश हो गया। लेकिन दूसरे दिन नाश्ते की मेज़ पर मुस्ताद था। सभी मौजूद थे। गोविंद दास, चंद्र प्रकाश, दीपक राय, शोभना देवी, मैं, मोनिका जॉन्स, सब खामोशी से नाश्ता कर रहे थे और मेरे जहन में तजस्सुस था। फिर खेल शुरू हो गया। अचानक ही मोनिका जॉन्स के सर के त्राशीता बाल नीम दायरे की शक्ल में फैल गए और उसकी गर्दन शानों के चारों तरफ घूमने लगी। होंठ मुड़ गए, आंखें चढ़ गईं। एक लम्हे में सभी को किसी अहम तब्दीली का एहसास हुआ। शोभना देवी ने सबसे पहले चीख मारी और कुर्सी से उलट गईं। सब घबराकर खड़े हो गए। मोनिका जॉन्स ने दोनों हाथ फैला लिए और इसके बाद उसके हलक से गुर्राई हुई आवाज़ निकली, नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, एक एक से निमट लूंगा, एक एक से। सबके हलक से दहशत भरी चीखें निकल गईं। मेज़ उलटते उलटते बची। मैं भी अपनी जगह से उठकर एक कोने में जा खड़ा हुआ और मैंने बगौर मोनिका को देखा। मोनिका अब मोनिका नहीं थी, बल्कि उसके अंदर रजब अली था। गोविंद दास ने भागने की कोशिश की तो मोनिका ने पीछे से उसकी धोती पकड़ ली और गोविंद दास औंधे मुंह गिर पड़ा। तू किधर जा रहा है बुड्ढे? तू ही तो इन तमाम मुसीबतों की जड़ है। कहाँ भाग रहा है? नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हरे राम, मर गया। अरे हरे हरे। गोविंद दास जमीन पर औंधा पड़ा चीखने लगा। चंद्र प्रकाश ने उसे झुक कर उठाने की कोशिश की तो खुद भी उसके ऊपर औंधा गिर पड़ा। मोनिका जॉन्स की लात उसकी कमर पर पड़ी थी। उसके गिरने से गोविंद दास और जोर से चीखा, अरे तेरा सत्यानाश जाए पापी, कमर तोड़ दी मेरी। अबे उठ, ये क्या हो गया है? भगवान, ये क्या हो गया? लेकिन चंद्र प्रकाश से खुद नहीं उठा जा रहा था। वह खुद भी बेहद खौफजदा हो गया था। उधर दीपक राय और शोभना देवी की बुरी हालत थी। वह दीवारों से चिमटकर खड़ी हुई थी और थर थर कांप रही थीं। गोविंद दास ने बमुश्किल तमाम हाथों का सहारा लेकर उठने की कोशिश की तो मोनिका जॉन्स आगे बढ़ी और उसने एक जोरदार लात उनके पेट पर रसीद कर दी। हाय राम, पेट फट गया। हाय राम, अरे भागो यहाँ से। अरे दरवाज़ा किधर गया? हाय, मुझे तो नज़र भी नहीं आ रहा। चंद्र प्रकाश अलग परेशान था। जैसे ही उसने दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए, मोनिका ने आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ लिया। तू कहाँ जा रहा है भूतनी के? वो सलीस उर्दू में बोली। मैं रजब अली की आवाज़ साफ पहचान रहा था। अरे दैया रे, अरे तुझे क्या हो गया? तुझे क्या हो गया? मुझे क्या हो गया? तू जानता है मुझे क्या हो गया? कौन हूँ मैं? बोल बता, मैं कौन हूँ? तू तो, अरे भगवान, पिताजी, अरे इससे छुड़ाओ मुझे। अबे मैं क्या छुड़ाऊँ? अबे मैं क्या छुड़ाऊँ? तू खुद छुड़ा, गोविंद दास ने कहा। वह पेट पकड़े बैठे कराह रहा था। मोनिका ने एक जोरदार घूंसा चंद्र प्रकाश के जबड़े पर रसीद किया
और एक बार फिर चंद्र प्रकाश गोविंद दास पर आ पड़ा। अरे तेरा सत्यानाश पापी, मेरे अलावा कहीं और भी तो गिर सकता है तू। ये क्या हो गया इस ससुरी को? अरे क्या हो गया तुझे परकटी? परकटी कहता है मुझे? मोनिका ने आगे बढ़कर फिर एक ठोकर गोविंद दास के रसीद की और वो औंधे गिर पड़े। वह मुसलसल गोविंद दास और चंद्र प्रकाश को मार लगाए जा रही थी। फिर उसने दोनों का गिरेबान पकड़कर उन्हें सीधा खड़ा किया और गुर्राते हुए लहजे में बोली, परकटी हूं मैं। अरे देख रहे हो तुम सब, देख रहे हो, तमाशा देख रहे हो, बचाओ हमें। खबरदार कोई एक कदम आगे बढ़ा तो जलाकर खाक कर दूंगा। मोनिका के हलक से आग का शोला निकला और मैंने एक ठंडी सांस ली। ये रजब अली ही कर सकता है, मेरे कब्जे कुदरत में ऐसा कोई अमल नहीं था। मोनिका चंद्र प्रकाश का गिरेबान छोड़ते हुए बोली, कौन हूं मैं, बोल कौन हूं? निर्मल कुमारी, चंद्र प्रकाश बोला। सच बोल, बिल्कुल सच, मोनिका ने उसी होलनाक आवाज में कहा जिसे सिर्फ मैं पहचान सकता था। चंद्र प्रकाश निगाहें चुराने लगा। अचानक मोनिका झुकी और उसने चंद्र प्रकाश की टांगों में बाजू डालकर उसे उठा लिया और फिर धड़ाम से जमीन पर दे मारा। चंद्र प्रकाश ज़िबा किए हुए बकरे की तरह चीखा। गोविंद खास तौर पर आगे बढ़ा, तेरा सत्यानाश हथियारी, पापी, कमर तोड़ दी इसकी, तेरा सत्यानाश। वो लपका तो चंद्र प्रकाश की जानिब था, लेकिन मोनिका जॉन्स ने उसे भी बिल्कुल उसी अंदाज में उठाया और चंद्र प्रकाश से कुछ फासले पर जमीन पर दे मारा। दीपक राय भर्राई हुई आवाज में चीखा, अरे ये क्या हो रहा है? शोभना देवी की हालत तो पहले ही ज्यादा खराब थी। मोनिका ने चंद्र प्रकाश के सीने पर पांव रखते हुए कहा, सच बोल, बिल्कुल सच, वरना जरा भी ताकत लगाऊंगा तो तेरी सारी पसलियां टूटकर अंदर घुस जाएंगी। अरे क्या सच बोलूं? अरे बचाओ हमें, सब के सब खड़े देख रहे हैं जैसे तमाशा हो रहा हो। लेकिन इस आलम में बचाने वाला कौन था? जबकि मोनिका के हलक से आतिशी शोले भी उबल रहे थे। बड़ा भयानक मंजर था। कोई दिलेर से दिलेर इंसान तक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं भी मुतासिर था। गालिबन रजब अली उस वक्त अपने अल्फाज में दूध का दूध और पानी का पानी करने पर तुला हुआ था। चंद्र प्रकाश एक बार फिर चीखा तो मोनिका ने कहा, सच बोल दे, वरना तेरी जिंदगी के बस चंद लम्हे बाकी हैं। अरे तू कौन है? क्यों हमारी जान के पीछे पड़ गई है? क्या सच बोलें? सरजीत राय, उसकी धर्मपत्नी और उसकी बेटी कहाँ हैं? मैं कौन हूँ? तू तो मोनिका जॉन्स है, चंद्र प्रकाश ने कहा। अरे चंद्र, खुद को संभाल बेटा। क्या कह रहा है तू? सोच ले क्या कह रहा है। गोविंद दास कमर टूटे सांप की तरह लहराते हुए बोला। गालिबन उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। वो उठने की कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रहा था। चंद्र प्रकाश ने रोते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? मार खाता रहूं इससे? ना जाने क्या बला आ गई। मेरी समझ में नहीं आ रही, कौन हूं मैं? मेरे बारे में सही बात बता। तू नमक हराम है, नमक हराम। इस काबिल नहीं है कि तुझे राजकुमारी बनाया जा सके। मोनिका जॉन्स है तू, 2 टके की औरत। तेरा मुझसे क्या संबंध है? दोस्त है तू मेरी, लंदन से आई है। सरजीत राय और उसके बीवी बच्चे कहाँ हैं? चंद्र प्रकाश ने एक लम्हे तवक्कफ किया तो मोनिका जॉन्स ने शायद उसके सीने पर जोर का हाथ मारा और चंद्र प्रकाश दोनों हाथ पांव पटकता हुआ बोला, बता रहा हूँ सबके सामने। अरे मैं समझ गया पिताजी, सारा चक्कर ताया जी का चलाया हुआ है। किसी साधु संत से कोई फेर कराया है उन्होंने, सब समझ गया। अबे मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोनिका जॉन्स ने गालबन उसके सीने को रगड़ दिया था। चंद्र प्रकाश बुरी तरह तड़पने और कराहने लगा। फिर बोला, बता दूं पिताजी, वरना ये मार डालेगी मुझे। गोविंद दास ने कोई जवाब नहीं दिया। वो भी निढाल नजर आ रहा था। दीपक राय, शोभना देवी वगैरह अलबत्ता अब इस जानिब खास तौर से मुतवज्जा थे। चंद्र प्रकाश ने कहा, ठीक है ताया जी, तुम कामयाब हो गए, हम नाकाम हो गए। ये मोनिका जॉन्स है, लंदन में मेरी दोस्त थी। ताया जी, हमने तुम्हारी दौलत हथियाने के लिए ये सारा मंसूबा बनाया, लेकिन ये बहुत ही बुरा हुआ। तुमने कामयाबी हासिल कर ली। सरजीत राय, उसकी धर्मपत्नी और बेटी निर्मल कुमारी जब यहाँ पहुंचे तो हम उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। हमने उन्हें वहां से अपने कब्जे में ले लिया और इसके बाद हमने उन्हें कैद कर दिया। अब वो हमारी कैद में हैं। मोनिका जॉन्स मेरी अंग्रेज दोस्त है। मैंने इसलिए इसे लंदन से बुलाया था कि इसे निर्मल कुमारी बनाकर आपके सामने पेश कर दूं और इसके जरिए आपकी दौलत हथियाऊं। पिताजी का भी यही मंसूबा था। हमने उन्हें कैद कर लिया है और इस अंग्रेज लड़की को उनकी बेटी बनाकर आपके सामने ले आए हैं। दीपक राय और शोभना देवी के मुंह से बेयक वक्त आवाज निकली। उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। रजब अली का एक अंदाज था, लेकिन बहरहाल उसने वो कर दिया जो किया जाना चाहिए था। अब दीपक राय जी संभल गए। उन्होंने दोनों को घूरते हुए कहा, गोविंद दास, इस तरह तूने मेरे सीने पर खंजर मारा है। भाई है ना तू मेरा? ये किया है तूने भाई होकर। अपने हिस्से का सब कुछ लुटा बैठा।
मैंने तुझसे कुछ भी नहीं कहा और तुझे हर तरह की आसाइशें और आराम दिया। इसके नतीजे में तूने मेरी दौलत हथियाने का मंसूबा बनाया, घर का चिराग भी बुझा दिया। अरे पापी, तुझे एक बार भी एहसास हुआ कि वो तेरा भतीजा है और उसके बीवी बच्चे हैं? ये क्या हुआ तुझे? अरे मैं क्या हूं, बस इस शिकरे की भी मर्जी थी, पर ये अंग्रेजनी, इसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। कहाँ हैं वो लोग, कहाँ कैद किया है तुमने उन्हें? मोनिका जॉन्स ने बदस्तूर अपना काम जारी रखते हुए कहा। यही हैं, मोहल्ला तुलसी नगर के एक घर में। और भूषण दास महाराज से तेरा क्या गठजोड़ है? मोनिका जॉन्स ने सवाल किया। वो घर उन्हीं का तो है, हमारे बराबर के हिस्सेदार हैं वो। उन्होंने हर जगह हमारी सहायता की है। उनके पुजारी ही उस घर पर पहरा दे रहे हैं और उन्होंने उन तीनों को इसलिए कैद किया है कि अगर कहीं जायदाद वगैरह के कागजात पर दस्तखत कराने की ज़रूरत पेश आई तो उनके दस्तखत करा लिए जाएं। अगर ये ज़रूरत ना होती तो हम अब तक उन्हें मौत के घाट उतार चुके होते। पापियों, दौलत के लिए तुमने मेरा संसार उजाड़ दिया। भगवान तुम्हारा नाश करे, भगवान तुझे कुत्ते की मौत मारे। और इसने तो अजीब काम किया है। पर यह सब क्या है? शोभना देवी बोली। तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो, मोनिका जॉन्स ने कहा। फिर बोली, हाँ आगे बोल। उन लोगों के साथ तू क्या करने वाला था? निर्मल कुमारी की शादी हम इस बावले से करना चाहते थे जो गधे की तरह मुंह उठाए खड़ा हुआ है और हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। हम चाहते थे कि मोनिका की शादी से कर दी जाए, थोड़े बहुत पैसे इसे दे दिए जाएं और इसके बाद इसे निकाल बाहर किया जाए। इसके साथ साथ ही हम ताया और ताई जी को भी मार देना चाहते थे। फिर हमारे ही मजे होते, दौलत का कोई हकदार ना होता। सुन लिया तूने शोभना, इसे कहते हैं आस्तीन में सांप पालना। अरे ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ कि इनका कच्चा चट्ठा इन्हीं की जुबानी खुला। मेरे तो ख्याल में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि ये आस्तीन के सांप आस्तीन में बैठे बैठे डस रहे होंगे। अरे इनका सत्यानाश। पापियों, अब तो मुझे बता दो कि तुलसी नगर का वो घर कहाँ है, क्या नंबर है उसका? वहां जाओगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे ताया जी, वो पुजारी तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। अरे 100 जीवन वार दूंगा अपनी औलाद पर। पापियों, तुम क्या समझते हो? हमें वहां ले चलो ताया जी, हम ही उन्हें वहां से छुड़ा सकते हैं। चंद्र प्रकाश ने कहा। तू बकबक ना कर, जितना तुझसे पूछा जा रहा है बस उतना बोल, उससे आगे बात ना कर, मोनिका जॉन्स ने कहा। चंद्र प्रकाश को गुस्सा आ गया। वो दोनों हाथों से मोनिका जॉन्स का पांव पकड़कर उसे मोड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन उस वक्त मोनिका जॉन्स नहीं बल्कि रजब अली था। ये बात चंद्र प्रकाश के बस की नहीं थी कि अपने सीने से उसका पांव हटा दे। लेकिन फिर शायद रजब अली ने मोनिका जॉन्स को छोड़ दिया। उसने चंद्र प्रकाश के सीने पर से पांव हटाया, चक्कराई और गिरकर बेहोश हो गई। ये इस ड्रामे का ड्रॉप सीन था। चंद्र प्रकाश नौजवान था, जमीन पर गिरने की चोट सह गया और उठकर खड़ा हो गया। उसने इधर उधर देखा, फिर मोनिका जॉन्स को देखा और होंठों पर जुबान फेर कर रह गया। इतनी हिम्मत तो खैर उसकी हो ही नहीं सकती थी कि मोनिका जॉन्स पर हमला करे। वो अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर उसे टेढ़ा मेढ़ा करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने झुककर गोविंद दास को उठाया और गोविंद दास भी कराते हुए उठ गए। मर गई क्या ससरी? अब क्या हो गया है इसे? उन्होंने मोनिका जॉन्स की तरफ देखकर कहा। पिताजी निकलो यहाँ से, भाग लो, अब हालात अच्छे नहीं हैं, चंद्र प्रकाश ने कहा। और उसी वक्त दीपक राय उनके सामने आ गए। भागकर कहाँ जाएंगे ससुरो, अभी तो तुम्हें पुलिस के हवाले करना है। सारी जिंदगी जेल में ना सड़वा दूं तो मेरा नाम भी दीपक राय नहीं है। अरे हटो सामने से। चंद्र प्रकाश ने दीपक राय को धक्का देने की कोशिश की और अब मेरे लिए आगे बढ़ना जरूरी था। मैंने एक घोंसा चंद्र प्रकाश के जबड़े पर रसीद कर दिया और चंद्र प्रकाश का सर चकरा गया। अरे अरे तू भी, अरे पापी कुत्ते, हमने तेरा जीवन सुधारने की बात की थी और तू? इन्हें बांध कर डाल दे अमरनाथ, बांध दे इन्हें, निकल कर नहीं जाना चाहिए। अभी तो इन्हें मेरे बच्चों का पता बताना है। शोभना देवी जल्दी से रस्सी ले आई और इसके बाद हमने चंद्र प्रकाश और गोविंद दास को रस्सी से जकड़ दिया। फिर मैंने कहा, अब ऐसा करो चंद्र प्रकाश जी कि उस घर का पता बता दो, वरना क्या फायदा, उसके बाद मेरे हाथ तुम पर उठ जाएंगे। नमक हराम पापी, जा मर वहां पर। झूठ थोड़ी बोला था मैं, तुलसी नगर के मकान नंबर 112 में वो लोग कैद हैं। अब क्या किया जाए अमरनाथ बेटा, तुम ही बताओ, जैसा आप कहें। आपको वहां का पता मालूम है, आप वहां चले जाएं, मैं यहाँ इन दोनों की निगरानी करता हूँ। मैं भी चलूंगी, शोभना देवी ने कहा। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, ये यहाँ से नहीं निकल सकेंगे। जरा एहतियात से जाइए और फिक्र ना कीजिए, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा आपका। पुलिस लेकर जाऊंगा, ऐसे ही थोड़ी चला जाऊंगा। और उस पापी रंगे सियार को भी देखना है मुझे, जिसका नाम भूषण दास है। मंदिर में बैठा है ससुरा और ये गुल खिला रहा है। अरे मैं तो उसे कच्चा चबा जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। बेटा अमरनाथ, तुम जरा इनका ख्याल रखना, पुलिस को मैं साथ ही लेकर आऊंगा।
आप बिल्कुल फिक्र न करें दीपक राय जी, मैंने उन दोनों को घूरते हुए कहा, और दीपक राय शोभना देवी के साथ वहां से बाहर निकल गई। मैंने आहिस्ता से कहा, रजब अली, जरा इन लोगों की खबर गिरी भी रखना, जैसा कि इन्होंने कहा है कि वहां पुजारी पहरा दे रहे हैं। फिक्र ही ना करो चीफ, रजब अली अलर्ट है। रजब अली की आवाज़ मेरे कानों में उभरी और मैं मुतमईन हो गया। दीपक राय अपनी धर्मपत्नी के साथ चले गए और वो दोनों बंधे हुए थे। मोनिका बदस्तूर बेहोश पड़ी हुई थी। चंद्र प्रकाश ने कहा, मगर ये सब हुआ क्या पिताजी? इस ससुरी को क्या हुआ? इसने तो हमारी लुटिया ही डुबो दी। वही बात सच लगती है चंद्र प्रकाश, दीपक राय ने कोई बड़ा खेल खेल डाला है। किसी ऐसे आदमी से काम कराया है जो सचमुच शक्ति रखता है, परंतु हमें तो खबर ही ना हो सकी। अरे अमरनाथ, तेरा हमारा क्या झगड़ा है आखिर? बाउले, हमने तेरे लिए ये सब कुछ किया था। अगर तेरी शादी निर्मल कुमारी, मेरा मतलब है इस ससुरी से हो जाती तो तू खुद जानता है कि सारी दौलत कोई हम ही थोड़ी खा जाते। तुझे धर्मपत्नी मिलती और हमें दौलत, इसके साथ साथ ही हम दौलत का एक हिस्सा तुझे भी दे देते। ऐसा कर बेटे, खोल दे हमें। चल तीनों निकल चलें, तू भी तो फंसेगा चक्कर में। भला दीपक राय पुलिस को यह बताए बगैर थोड़ी रहेगा कि तू हमारा साथी है। गोविंद दास मुझे फांसने लगे। मैं हंस पड़ा। मैंने आहिस्ता से कहा, गोविंद दास महाराज, आपकी बदनसीबी ही है कि मैं यहाँ आ गया, वरना आपका अपना काम पूरा हो जाता। सारा किया धरा मेरा ही तो है। क्या आप मुझे बिल्कुल बेवकूफ़ समझते हैं? ज़रा अपने धर्मवीर से पूछिए, ये बंधे हुए पड़े हैं। मोनिका जॉन्स से इनके क्या ताल्लुकात हैं? रात की तन्हाइयों में मैंने इन्हें मोनिका जॉन्स के साथ देखा है। बज़ाहिर ये चचा भतीजी बने हुए हैं, लेकिन इनकी सारी साजिश मेरे इल्म में है। अरे इसी पापी का तो सारा किया धरा है। बनता था बड़ा चालाक, मारा गया कुत्ते की मौत। मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। दोस्त है तो ऐसा कि दोस्तों पर जान दे दे, यही कैफियत रिश्तों की है। लेकिन जब दुश्मन बनता है तो उस वक्त तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक कि नदी में ना डबो दे। अरे अब क्या बचाएंगे हम लोग? सारा खेल ही बिगड़ गया है। अमरनाथ, तुम अगर ये समझते हो कि हम बिल्कुल ही कल्लाश हैं तो ये तुम्हारी भूल है। चलो ये काम नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हें 20,000 रुपये दे सकता हूँ। हमें खोल दो और यहाँ से जाने दो। 20,000, बस 20,000। कहाँ हैं ये पैसे? जो वादा कर रहे हैं तुमसे वो तुम्हें देंगे। चंद्र प्रकाश ने कहा, ज़रा गौर करने दो। अरे भैया, ज़रा जल्दी सोच ले। गौर करने से हमेशा काम खराब होता है। खोल दे हमें। चल तीनों भाग चलते हैं। इस ससरी को आ जाने दे पुलिस के कब्जे में, हम ये शहर ही छोड़ देंगे। लेकिन वो ससरी आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी और फिर वो उठकर बैठ गई। उसने भटकी हुई निगाहों से इधर उधर देखा, फिर सारा माहौल देखकर चौंक पड़ी और जल्दी से उठ खड़ी हुई। ये क्या है? अब पूछ रही है ये क्या है? खुद ही सारा काम खराब कर दिया और अब पूछ रही है। गोविंद दास बुरा सा मुंह बनाकर बोले, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मुझे क्या हो गया था? क्या हो गया तुझे? मैं बिल्कुल नहीं जानती, बस मैं बैठी हुई थी। अचानक ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे कंधों पर कोई चीज सवार हो गई है। इतना बोझ लग रहा था कि उठ नहीं पा रही थी और इसके बाद मुझे होश नहीं रहा। मगर तुम लोगों को किसने बांधा? मोनिका जॉन्स ने कहा। अरे चल अब जल्दी से हमें खोल दे। अमरनाथ, तू सूरत क्या देख रहा है? चारों भाग चलेंगे यहाँ से, वरना पापियों पुलिस के चक्कर में पड़ जाएंगे। मैं खोलती हूँ, मोनिका ने कहा। वो आगे बढ़ी तो मैंने अकब से उसके बाल पकड़ लिए। नहीं मोनिका देवी, बल्कि मोनिका जॉन्स, बल्कि निर्मल कुमारी जी, आपका खेल खत्म हो गया है, समझी आप? मोनिका जॉन्स मेरे मुंह से अपना नाम सुनकर एक लम्हे के लिए शशद रह गई। फिर उसने हाथ मारकर मेरे हाथों से अपने बाल छुड़ाए और बोली, क्या बदतमीजी है? बदतमीजी कुछ भी नहीं है मोनिका जॉन्स, पुलिस आने वाली है। तुम्हारा सारा भेद खुल गया है। क्या? उसका चेहरा उतर गया। हाँ मोनिका, तू तो खासी ताकतवर है। इसको मार, उससे निमट। ये पापी इन लोगों का साथी है। सारा खेल खेल लिया है इसने। सब कुछ पता चल गया है दीपक राय जी को और अब वो पुलिस लेने गई हैं। मोनिका उछल पड़ी। उसने एक लम्हे इधर उधर देखा और इसके बाद दरवाजे की जानिब छलांग लगा दी, लेकिन उसके बाल मेरे हाथों में आ गए थे। मैंने उसे जोर से खींचा और पीछे धकेल दिया। वो बुरी तरह नीचे पड़ी थी। उसके हलक से चीख निकल गई और आंखों में आंसू आ गए थे। बैठी रहो खामोशी से। मैं मुजरिमों को कभी मुआफ नहीं करता, चाहे वो औरत हो या मर्द। लेकिन तुम, और ये क्या बक रहे हो तुम निर्मल कुमारी हो? हाँ, मैं सरजीत राय की बेटी हूँ, उसने कहा और मैं कहकहा मारकर हंस पड़ा। मोनिका जॉन्स, मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से मुखातिब कर चुका हूँ और इसके बाद भी तुम अपने आप को निर्मल कुमारी कह रही हो। मोनिका जॉन्स ने खुश होंठों पर जुबान फेरी। मैंने उससे कहा, अब बेहतर यह है कि रस्सी का जो टुकड़ा बचा हुआ है उससे तुम्हारे हाथ और पाँव भी कस दिए जाएं। सुनो बात सुनो।
तुम अमरनाथ, तुम्हें अंदाजा है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं तो इन दोनों को फरेब दे रही थी और ये मेरी शादी तुमसे कर देते, और जैसा कि इनका मंसूबा था अपना सारा खेल खेल लेते। तो तुम्हारा क्या ख्याल है मैं इस गधे चंद्र प्रकाश के साथ रहती? यकीन करो मैंने अपने दिल में यही मंसूबा बनाया था। मैंने तुम्हारे और चंद्र प्रकाश का मुआवजा किया। तुम इससे कहीं ज़्यादा हसीन हो, इससे कहीं ज़्यादा शानदार हो। इन लोगों को तो मैं ऐसा मज़ा चखाती कि ये भी याद करते, मगर खेल बिगड़ गया। अब जो कुछ भी हुआ है उसे छोड़ो, इन लोगों को जाने दो पुलिस के कब्जे में। हम दोनों निकल चलते हैं। बहुत अच्छे। देखा तुमने चंद्र प्रकाश किस तरह नहले पर दहला लगता है? चंद्र प्रकाश मोनिका को घूर रहा था। उसने गुस्सीले लहजे में कहा, तो तू भी गद्दार निकली। बेवकूफ़ी की बातें मत करो चंद्र प्रकाश, तुम खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि तुम दोनों में कौन बेहतर है। इस किस्म की बातें बहुत देर तक होती रहीं। मैं भी उन लोगों को बातों में लगाए रहा। मैंने बातों ही बातों में मोनिका जॉन्स के हाथ और पांव भी रस्सी से बांध दिए। उसने काफ़ी वावेला किया, लेकिन उसकी मुदाफ़ियत की कोशिश मेरे 2 थप्पड़ों ने दुरुस्त कर दी। फिर काफ़ी देर के बाद घर में हंगामे हुए। पुलिस इंस्पेक्टर अंदर दाखिल हुआ। सरजीत राय, उसकी बीवी कांता और बेटी निर्मल कुमार भी साथ थीं। उनके हाल खराब हो रहे थे। दीपक राय ने गोविंद दास, चंद्र प्रकाश और मोनिका जॉन्स को पुलिस के हवाले कर दिया। गोविंद ने बहुत शोर मचाया, लेकिन बेकार। मेरा बयान भी लिया गया और पुलिस उन्हें लेकर चली गई। उस वक्त रजब अली ने मेरे कान में सरगोशी की, बॉस ये भी काफ़ी खूबसूरत है। गालिबन उसने ये अल्फाज निर्मल कुमारी के बारे में कहे थे। बकवास बंद कर, मैंने सरगोशी के अंदाज में कहा, और रजब अली खामोश हो गया। इसके बाद उन लोगों के साथ रुकना मुनासिब नहीं था। मैं अपने कमरे में आ गया और फिर मैंने रजब अली को आवाज़ दी। वह हाजिर हो गया। क्या बकवास कर रहा था तू? यकीन करो चीफ, मैं खुद परेशान हूँ। क्यों? बस चीफ, पता नहीं क्या बात है। हर जवान लड़की अच्छी लगती है। होशो हवास दुरुस्त रख। मैं कभी ये पसंद नहीं करूँगा कि तू इंसानों की लड़कियों को इस तरह से ताड़ता रहे। चीफ, गैरियत की बातें मत किया करो, यह ताज्जुब है। मैं हर तरह से तुम्हारा खिदमतगार हूँ, लेकिन तुम मुझे हमेशा खुद से अलग रख कर सोचते हो। अब मैं क्या कहूँ तुमसे इसके जवाब में? चीफ, तुमने देखा मैं किस तरह इंसानों पर हावी हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे गुलाम की ये जुर्रत कभी नहीं हो सकती कि तुम्हारे हुक्म के खिलाफ कोई अमल करे। मगर चीफ, मेरा भी ख्याल किया करो, इस जवानी को घुन लग जाएगा। इसी तरह तड़प तड़प कर जान दे दूंगा तो याद करोगे रजब अली को? अपने इंसानों में से किसी को गुलाम बनाकर देखो, मौका पाते ही बगल में छुरी मारकर भाग जाएगा। मगर देखो, मैं तुम्हारे इशारे पर अपनी जिंदगी 1000 बार कुर्बान करने को तैयार रहता हूँ, और तुम मेरी जरा सी आरजू की तकमील नहीं होने देते। बहुत बातें मनाना आ गई हैं चीफ, दिल की बात तुमसे ना करूं तो किससे कहूं? तो फिर अब तू क्या चाहता है आखिर? कुछ नहीं चीफ, मैं तो यूं ही इजहार ख्याल कर रहा था। वो वाकई खूबसूरत है, लेकिन वो तीनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। रजब अली? यस चीफ। रजब अली टेंशन होकर बोला। तेरा ओहदा अब ख़त्म हो गया है ना? हाँ चीफ। रजब अली एक ठंडी सांस लेकर बोला। इसका मतलब है कि अब तू मेरा बॉस नहीं है? मैं तो पहले भी नहीं था चीफ, बस तुम्हारे रहमो करम पर था। तुमने जो कुछ बना लिया था बन गया था, ना बनाते तो भला मैं कैसे इनकार करता इस बात से। फिर होश में आ जा और बेहोशी की कोई बात न कर। चीफ, गुलामों के भी कुछ हकूक होते हैं। आपका ये गुलाम आपसे कुछ अर्ज करना चाहता है। जी फरमाइए। चीफ, वो लोग अब हरडोवर जाना चाहते हैं। वही मेरा मतलब है, जहाँ वो जाना चाहते हैं। आपने कहा था यात्रा को यात्रा। हाँ, तो फिर चलो ना चीफ। रजब अली इस तरह लजाजत से बोला कि मुझे हंसी आ गई। भले आदमी वहां जाकर क्या करेगा? भले जिन कहो चीफ, उनको देखते हुए चलेंगे। वो जो किसी शायर का शेर है। अबे ओ, अब तू शायर भी हो गया। ना जाने क्या क्या बन जाऊंगा चीफ, मेरा तो हुलिया ही बिगड़ कर रह गया है। तो चीफ प्लीज चलो ना। क्या करोगे वहां जाकर? कुछ नहीं चीफ, उन्हें देखता रहूंगा बकौल शायर के। शेर मत पढ़ना वरना मुर्गा बना दूंगा। चलो नहीं पढ़ता चीफ, लेकिन हरडोवर चलने का वादा तो कर लो। अबे उसे हरद्वार कहते हैं। आई मीन वहीं। रजब अली ने कहा। मगर किस रास्ते से जाएंगे हम? चीफ, हैसियत इख्तियार कर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। फिलहाल तो तुम उनके साथ चलो, ज़रा उन पर निगाहें रखेंगे। और चीफ, वो जो कहते हैं कि शोला हुस्न से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहेंगे। बेटे, वहाँ 3 शोले हैं, सब मेरे हैं चीफ। मेरा मतलब है, अगर एक आध तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो। मैं तेरी तरह फ़कीर नहीं हूँ। तो चीफ, इस फ़कीर को भीख दे दो प्लीज़ चीफ, प्लीज़। रजब अली ने दोनों हाथ जोड़ दिए। कब जा रहे हैं वो लोग? इसकी तो तुम परवाह ही मत करो चीफ, सारे इंतजामात करके आऊँगा उनके साथ चलने के। तू पोशीदा हालत में रहेगा? हाँ चीफ, बिल्कुल बिल्कुल।
इस तरह कम से कम तुम मुझ पर कड़ी निगाह नहीं रखोगे? कोई हरकत? बिल्कुल नहीं चीफ, वादा करता हूँ। ठीक है, मालूमात कर। वैसे भी अब यहाँ रुकना बेकार है। अब ये मामला इन लोगों का रह गया है। जिंदा रहो चीफ, और रजब अली की सरपरस्ती करते रहो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दफ़ा हो जाओ, मैंने कहा और रजब अली निगाहों से ओझल हो गया। दीपक राय के घर में खुशियाँ उतर आई थीं। गोविंद दास और चंद्र प्रकाश पुलिस की तहवील में थे। दीपक राय ने उनके साथ कोई रियायत नहीं की और वो बाकायदा मुजरिम बन चुके थे। मोनिका जॉन्स भी उसमें शुमार हो रही थी। वो उनकी साजिश में बराबर की शरीक थी। अलबत्ता महाराज भूषण दास मंदिर छोड़ भागे थे। बाद में मुझे पता चला कि तुलसी नगर के उस मकान में पुजारियों ने अच्छा खासा हंगामा किया, लेकिन उस वक्त वो बेबस हो गए जब उनकी लंबी दाढ़ियां एक दूसरे से चिपक गईं और छुड़ाई ना छुड़ाई जा सकीं। वो अपनी हर कोशिश में नाकाम हो गए। बाद में उन दाढ़ियों को काटकर अलहदा किया गया। जाहिर बात है, अव्वल तो करम भंडार में भूषण दास के साथ जो कुछ बीती थी वही उन्हें वहां से भगाने के लिए काफ़ी था। फिर पुजारियों ने जाकर बताया होगा कि तुलसी नगर वाले घर में क्या हुआ है। चुनाचे भूषण दास जी भाग गए। इस तरह ये तमाम मामलात हल हो गए। वो सब इस तरह एक दूसरे से घुले मिले कि रात को डिनर पर भी मुझे न बुलाया गया। वैसे भी अब यहाँ रहना गैर मुनासिब था। रजब अली अगर हरिद्वार जाना चाहता है तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि यहाँ पर रहना गैर मुनासिब था। फिर वह नौजवान गणेश पाल भी जहन में था जो पत्थर बना हुआ था। मैं इंतज़ार करता रहा। सुबह को नाश्ते पर अलबत्ता मुझे बुलाया गया। यहाँ सरजीत राय, कांता देवी और निर्मल कुमारी से मेरा तारुफ कराया गया। सरजीत राय तो एक तवील अरसे घर से बाहर गुजार कर आया था, इसलिए उसे दीपक राय के किसी ऐसे दोस्त के बारे में मालूमात भी नहीं थी। बस उन्होंने कह दिया, उसने मान लिया, बात खत्म हो गई। उसी दिन दोपहर को रजब अली हाँफता कांपता हुआ मेरे पास पहुंचा। चीफ, वो रेलवे स्टेशन की तरफ गए हैं, अब क्या करें? थोड़ी देर में रेल चल पड़ेगी। अबे यार, तो तुझे पहले से इसका बंदोबस्त करना चाहिए था। स्टेशन से यहाँ तक आया है, अब यहाँ से स्टेशन तक जाना होगा। क्या रेल हमारा इंतज़ार करती रहेगी? नहीं चीफ, मुझे स्टेशन से यहाँ आने में भला कितनी देर लगी है। उठो उठो उठो, उठ जाओ, खुदा के लिए उठ जाओ, वरना वो निकल जाएंगे। उठो चीफ, प्लीज़ उठो। रजब अली ने मेरी कलाई पकड़कर मुझे खड़ा किया। मैंने इस अचानक झटके से संभलने के लिए अपने आप को मुतवाजन किया तो खुद को रेलवे स्टेशन पर पाया। रजब अली के लिए भला यह क्या मुश्किल था। मैंने उसे कलाई छुड़ाते हुए कहा, यार अजीब जिन है, गलत तो नहीं कहा मैंने? छोड़िए चीफ, वो देखो, वो सामने, हाय, एक नज़र आ रही है। आओ चीफ, चलो उस डिब्बे में घुस जाओ। अबे भाई, टिकट खरीदना होगा हरिद्वार तक जाने के लिए। उसी वक्त ट्रेन ने विसल दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। रजब अली ने फिर फुर्ती से मेरा हाथ पकड़ा और मैं गिरते गिरते बचा। लेकिन उसकी यह हरकत भी वैसी ही थी जिस तरह वह मुझे वहां से स्टेशन तक ले आया था। मैंने अपने आप को रेलवे कंपार्टमेंट में पाया। मुसाफिर खचाखच भरे हुए थे, बैठने की जगह नहीं थी। ये वो कंपार्टमेंट नहीं था जिसमें मुझे अमृतपाल सांगा की एक बेटी नजर आई थी। रजब अली जल्दी में जहां मौका मिला वहां पहुंच गया था और अब यहां हम दोनों अहमकों की तरह खड़े हुए थे, क्योंकि रजब अली भी इंसानी शक्ल में ही मौजूद था। मुसाफिरों ने गालिबन इस बात पर गौर नहीं किया था कि कौन किस तरह आया। सब अपनी मुसीबत में गिरफ्तार थे। इसी तरह सफ़र करेगा तू? मुझे क्या मालूम था चीफ, अब क्या करूं? यहाँ तो बैठने की जगह भी नहीं है। तुम कहो तो कुछ काम दिखाऊंगा। कैसा काम? मैंने चौंक कर कहा। अगर डिब्बे में 2-4 सांप निकल आए तो कैसा रहेगा? रजब अली ने मुस्कुरा कर कहा। अबे दिमाग खराब हुआ है क्या? चलती ट्रेन में अगर ऐसा हो गया तो मुसाफिरों की जान भी जा सकती है। खबरदार, ऐसी कोई हरकत मत करना। तब फिर दूसरा काम करता हूँ। क्या? इनमें से 2-4 को आपस में लड़ा देता हूँ, जगह बन जाएगी। थोड़ी देर इसी तरह गुजार ले। किसी दूसरे स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी तो उतरकर दूसरे कंपार्टमेंट में चलेंगे। गुड, वेरी गुड। उसी में चलेंगे जिसमें वो लोग मौजूद हैं। उसमें जाना मुनासिब नहीं होगा। क्यों? रहा ना जिन का जिन। क्यों बॉस? बाद में उनके सामने आएगा। आना तो है। अभी उनके सामने जाएगा तो बाद में यही समझेंगे कि हम उनका पीछा कर रहे हैं। बात तो पते की है चीफ, ये बातें तुम बेहतर समझ सकते हो। जिन बेचारे तो सीधे सादे शरीफ ज़ादे होते हैं, इन बातों को क्या समझें? रजब अली ने कहा और मैं उसे घूरने लगा।